Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14 September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about asymmetric federalism, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view, and it is also helpful for political science option students क्योंकि ये जो टॉपिक है asymmetric federalism एज इट इज आपके सिलेबस 1B सेगमेंट में दे रखा है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। तो जरा समझते हैं इस asymmetric federalism के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ब्रीफली समझ लेते हैं फेडरल एंड यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये दो मेन तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स पूरे दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं। तो ये जो फेडरल और यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम है दे आर divided or they are distinguished on the basis of relation between the central and the state government। समझिए इस बात को ध्यान से। जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों के अपने अलग अलग पावर और फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट नीचे होती है, सबसर्विएंट होती है टू द नेशनल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस, national government is also autonomous. They both have different spheres of power and functions। और ये हमारे देश में इंडिया में ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, यूएस में भी ये फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप देखिए असम सरकार, हमारी स्टेट लेवल की जो सरकार है, ये आप नहीं कह सकते कि इट वर्क्स अंडर और वर्क्स अंडर सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के या नेशनल गवर्नमेंट के अपने पावर फंक्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने पावर फंक्शंस हैं डिफाइंड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शेड्यूल 7 वाला सवाल भी एपीएससी प्रीलिम्स में हाल फिलहाल में जो हुआ है उसमें सवाल ये आया था। सो यूएस में और इंडिया में ये फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है, जबकि एक दूसरा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम। यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा होता है कि प्रोविंस लेवल पे तो सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, बट दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इज सबसर्विएंट टू द नेशनल गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड्स इट वर्क्स अंडर गाइडेंस ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। और ये कॉन्सेप्ट यूके में फॉलो होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए दोनों, अगर फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बीच का मेन अंतर बताया जाए तो वो ये है कि यूनिटरी सिस्टम में द पावर is concentrated in the hands of national government, जबकि फेडरल सिस्टम में the powers are divided between the state and the national government। अब जब हमने फेडरल सिस्टम समझ लिया है तो अब समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो हम ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देख चुके हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग असिमेट्रिक फेडरलिज्म व्हिच इज अ टाइप ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए असिमेट्रिक फेडरलिज्म को अगर सरल तरीके से डिफाइन किया जाए तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द वे द यूनियन और द सेंटर ट्रीट्स द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अगर सरल तरीके से मैं बताऊं, हिंदी पे बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि असिमेट्रिक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम वो होता है जहां पे जो सेंट्रल लेवल की सरकार है वो अलग अलग स्टेट सरकारों से या यूनियन टेरिटरी से अलग अलग तरीके से ट्रीट करे। मतलब जो ट्रीटमेंट है वो यूनिफॉर्म ना हो। इसका क्या मतलब हुआ ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म ना हो? एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको पता है कि आर्टिकल 370 जब तक था 5 अगस्त 2019 तक, इट अलाउड और इट accorded special power, special privileges to the state of जम्मू एंड कश्मीर। तो ये प्रिविलेज बाकी स्टेट्स को तो नहीं थे। सो सेंटर का रिलेशन विथ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिफरेंट, सेंटर का रिलेशन विथ अदर स्टेट्स वाज डिफरेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। जैसे एक फादर है जिसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के साथ वो अलग अलग ट्रीटमेंट अगर करता है तो वो हो गया असिमेट्रिक फेडरलिज्म। किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, प्रिविलेज देता है, किसी को कम देता, तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म। अगर चारों को सेम प्रिविलेज देता, सेम प्रेफरेंस देता, यानी कि यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट देता, तो दैट वुड हैव बीन सिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इंडिया में वी फॉलो द मॉडल ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म वेयर द सेंटर ट्रीट्स डिफरेंट स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन डिफरेंट मैनर। फॉर एग्जांपल अब देखिए अंडमान निकोबार भी एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अंडमान निकोबार में लेजिस्लेचर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, सरकार नहीं है, जबकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी लेजिस्लेचर है, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो This is the different treatment by the center with respect to different union territories. तो this is an example of asymmetric federalism. अगर आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके देखें तो आर्टिकल 371A से लेकर के 371J तक
जो भी आर्टिकल्स हैं दे प्रोवाइड सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिफरेंट स्टेट्स. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 371B is for state of Assam. So these articles 371A to 371J are also an example of asymmetric federalism. उसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का तो दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ asymmetric फेडरलिज्म. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ब्रीफली आपको बता दूं, देखिए फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 1969 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ महावीर त्यागी इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. दिस वाज ब्रॉट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गार्डगिल फॉर्मूला. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे यहाँ के बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, जो इनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यानी कि चाइना या पाकिस्तान या म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जिनका नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, मतलब उनकी उतनी कमाई नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वैसे स्टेट्स को थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया जाए और सेंटर उनको बेहतर ट्रीटमेंट दे. फॉर एग्जांपल जैसा कहते हैं ना कि जो बच्चा छोटा है उसको पापा ज़्यादा केयर करते हैं, वैसे ही इस फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ये जो स्टेट्स जो थोड़े से बैकवर्ड हैं, हिली पॉपुलेशन कम है, उनको थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जाए और इसीलिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डाला गया. तो पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 11 हुआ करते थे, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस दीज 3 हिली स्टेट्स, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर स्टेट. तो इस कारण से अब तेरा टोटल 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. इन सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है स्पेशल ट्रीटमेंट के, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां दे रहा हूं. जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें नॉर्मल स्टेट्स को 10% नॉर्मल स्टेट्स को 40% पैसा खर्च करना होता है, 60% पैसा सेंटर मिलाती है. नॉर्मल स्टेट्स को 40% पैसा उस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए खर्च करना होता है, 60% सेंटर मिलाती है. जबकि इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में कैसा होता है कि इनको बस 10% पैसा मिलाना होता है, बाकी का 90% पैसा सेंटर मिलाता है. तो सेंटर बियर्स 90% कॉस्ट फॉर दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन केस ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो ये तो हो गया एग्जाम्पल या मतलब ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म. इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं कि इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है. देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म वाज गिवन बाय चार्ल्स टार्लटन हु इज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1960s. ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम. चार्ल्स टार्लटन ने जब कॉन्सेप्ट दिया था असिमेट्रिक फेडरलिज्म का तो अपने थीसिस में उन्होंने कहा था कि दिस असिमेट्रिक फेडरलिज्म इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. ये मतलब आपको फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है. जैसे स्वॉर्ड अगर डबल एज हो तो आप उससे किसी और को हार्म कर सकते हैं, किसी और अटैक कर सकते हैं, या आपको भी वो नुकसान कर सकता है. तो हाउ इट इज डबल एज स्वॉर्ड वो भी जरा देखते हैं. चार्ल्स टार्टन ने कहा कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म किसी देश की इंटीग्रेशन को बचाए रखने में मदद कर सकता है. इट कैन रीइंफोर्स इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, इट कैन ऑल्सो लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री. किसी देश को तोड़ने में भी इसका रोल हो सकता है, ब्रेक करने में भी, डिसइंटीग्रेशन में भी. एग्जांपल के तौर पे समझिए आर्टिकल 370 of the Indian Constitution which guaranteed special status to Jammu and Kashmir. अब कुछ लोग कहते हैं, आई होप आप ये बात तो समझ ही रहे हैं कि आर्टिकल 370 इज एन एग्जांपल ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म जिसमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर को. अब कुछ आर्ग्यू करते हैं, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती या फिर पीडीपी की जो लीडर हैं या उमर अब्दुल्ला, ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि आर्टिकल 370 के कारण ही जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन के साथ जुड़ा रहा. सो आर्टिकल 370 वाज द रीजन बिहाइंड इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन ऑफ इंडिया. राजा हरि सिंह ने ये आर्टिकल 370 का जो एक क्राइटेरिया है, इस मतलब जब भारत सरकार ने प्रॉमिस किया कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे जम्मू एंड कश्मीर को, तभी जाकर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया. ये राजा हरि सिंह वाला सवाल भी एपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है 12 सितंबर को. तो कहीं ना कहीं दे बिलीव कि आर्टिकल 370 इज अ रीजन बिहाइंड इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया. जबकि जो मौजूदा सरकार है इसने यही आर्गुमेंट दिया कि स्पेशल प्रिविलेज होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को लगता ही नहीं, कुछ कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि वी आर नॉट अ नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेशन यूनिटी पे ये खतरा है. अनलेस यू आर वन देयर कैन नॉट बी ए प्रॉपर यूनिटी. और इसी कारण से जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया, आर्ग्यूइंग कि इट इज अगेंस्ट और इट इज थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. और इस कारण से आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया. तो मतलब मुद्दा यह है कि अगर आप किसी को स्पेशल स्टेटस देते हैं तो कहीं ना कहीं
उसमें एक भावना डेवलप हो सकती है कि हाँ हमें हमारा केयर किया जा रहा है और वो हमारे साथ रहने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए किसी भी ट्राइबल बेल्ट को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो सकती है कि अच्छा चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ आवर नीड्स, आवर कल्चरल फुलफिलमेंट, तो उसके कारण इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया। जबकि दूसरा आर्गुमेंट ये है कि भाई अगर सबको ऑटोनोमस पावर दे दोगे तो आज ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं, कल ऑटोनोमस स्टेट मांगेंगे, कल परसों इंडिपेंडेंट कंट्री मानेंगे। तो इसी तरीके का आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो गया था वे बैक इन 1947 इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरेस्टिंगली आसाम के ही दो इंपॉर्टेंट लीडर्स गोपीनाथ बोरदोलोई जी और कुलधर चलिहा साहब, इन दोनों के जो व्यू पॉइंट हैं रिगार्डिंग असिमेट्रिक फेडरलिज्म वो अपोजिट थे। गोपीनाथ बोरदोलोई जी के अंतर्गत एक सब कमेटी बनाई गई जिसको काम दिया गया कि जो हमारे देश के अंदर खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो अलग अलग डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, कल्चर के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं हु हैव डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, उनके इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल किया जाए उसको इंश्योर कराने के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई जी के अंतर्गत ये सब कमेटी बनाई गई। और गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने कहा कि सर इन लोगों को सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इन सारे ट्राइबल ग्रुप्स को सेल्फ रूल के पावर दे दिया जाए कुछ हद तक, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं शेड्यूल 6 का रिकमेंडेशन दिया इन ऑर्डर टू ले डाउन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जहां पे ये अपने हिसाब से जो बेसिक उनके लाइफ, कल्चर, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं वो अपने लिए बना सके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड शेड्यूल 6। ये जो Schedule 6 was brought in the Constitution on recommendation of this subcommittee headed by Gopinath Bordoloi, and this Schedule 6 is a perfect example of asymmetric federalism कि हमारा स्टेट असम, यहाँ के ट्राइबल्स को थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज मिलता है फ्रॉम द सेंटर एज कंपेयर टू ट्राइबल्स ऑफ सम अदर स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ asymmetric फेडरलिज्म। इस कॉन्सेप्ट को, ये जो ट्राइबल्स के लिए स्पेशल प्रोविजन अंडर शेड्यूल 6 जिसको हम लोग ट्राइबल एरियाज कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो गोपीनाथ बोरदोलोई सब कमेटी ने रिकमेंड किया, इसको ब्रूटली क्रिटिसाइज किया कुलधर चलिहा साहब जो कि दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर थे फ्रॉम असम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कहा कि सर आप ये गलत कर रहे हो, आज आप इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने दे रहे हो, कल ये बोलेंगे हमें ऑटोनोमस कंट्री चाहिए। सो यू आर लेइंग फाउंडेशन फॉर ट्राइबल्स्तान, मतलब पाकिस्तान तो अलग हो ही गया है, अब ट्राइबल्स भी अलग अलग अपना देश मांगेंगे। सो ही यूज दिस टर्म ट्राइबल्स्तान। So please don't do this, don't allow them to have self rule। अगर आप लोगों को सेल्फ रूल करने देंगे तो कहीं ना कहीं उनके और एस्पिरेशंस फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। तो अगर इंडिया को एक वन यूनाइटेड इंटीग्रेटेड कंट्री की तरह बनाए रखना है तो सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट टू लोकल ट्राइबल्स या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स नहीं देना चाहिए। तो कुलधर चलिहा साहब का मानना था कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, जैसा कि यहाँ पे मैंने डबल शॉट, ए शॉट के बारे में बताया, जबकि गोपीनाथ बोरदोलोई साहब का मानना था कि दिस asymmetric federalism with respect to tribals will lead to integration। ट्राइबल्स के अगर इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, कल्चर का ध्यान रखा जाएगा तो दे विल हैप्पीली बी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म या उसकी एनालिसिस का। जो करंट एग्जांपल है, ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट है जिस कारण से आर्टिकल आया है उसको अब जरा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले आर्टिकल 371C समझना होगा। आर्टिकल 371C प्रोवाइड्स ए स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर। तो इस स्पेशल प्रोविजन गारंटेड अंडर आर्टिकल 371C को समझने के लिए हमें मणिपुर की डेमोग्राफी समझनी चाहिए। देखिए मणिपुर में कैसा है कि यहाँ पे हिली एरिया, जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है वो हिली एरियाज है, और यहाँ पे जो रेड कलर से हमने दिखाया पिंक कलर से ये वैली एरिया है। हिली एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो हैं नागाज, कुकीज, जोमीज, जबकि वैली में रहने वाले लोग हैं मीतीज। मीतीज ही मेजॉरिटी में है 50% से ज्यादा, लेकिन हिली एरियाज के जो लोग हैं नागा, कुकीज, ये हिल्स में रहते हैं, थोड़े बैकवर्ड हैं। और ये हिली एरियाज में रहने वाले नागाज और कुकीज के बेनिफिट के लिए, उनके इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ये आर्टिकल लाया गया 371C। 371C में क्या लिखा है वो जरा देखते हैं। प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर मेक with respect to the state of Manipur provide for the constitution and function of a committee of the legislative assembly of the state consisting of the members of the assembly elected from the hill area of the state for modification to be made in the rules of the business of the government in the rules procedure of the legislative assembly। अब ये इसको सरल तरीके से मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये जो हिली एरियाज है जहाँ पे नागाज रहते हैं, कुकीज रहते हैं, इन हिली एरियाज के जो MLAs हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उन हिली एरियाज के MLAs की एक कमिटी बनाएंगे प्रेसिडेंट। तो मान लो यहाँ से 50 MLAs हैं, 50 MLAs में से 10 MLA की एक कमिटी बनाएंगे प्रेसिडेंट।
उस कमिटी, उस हिल कमिटी का काम होगा कि वो रिकमेंड करे कि कौन कौन से कानून, कौन कौन से रूल्स मणिपुर सरकार की हिल एरिया में एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोग डॉग मीट को बहुत पसंद करते हैं, नागाज। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कानून बना दिया जाता है कि डॉग मीट को बैन कर दिया जाए, ये इशू पिछले साल सच में न्यूज में था, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उस केस में ये हिल कमेटी रेकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को कि सर ये डॉग मीट वाला जो रूल है वो इस हिल एरिया में एप्लीकेबल ना किया जाए। तो दैट वे इट विल बी, दिस रूल ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट विल बी मॉडिफाइड इन दिस एरिया। So this is also an example of asymmetric federalism where the tribals of this particular region are getting a special treatment. So ये है asymmetric federalism का example where I told you this Nagas, Jew या Kukis who live in the hill areas, hill tribes of Manipur, they get beneficial treatment, differential treatment, जबकि मीती जो वैली रीजन में रहते हैं उनके लिए वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। दिस आर्टिकल 371 is for these hilly tribes of Manipur. अब ये करंट में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मणिपुर सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं हाल फिलहाल में जो इन हिली ट्राइब के लोगों के राइट्स को हैम्पर कर रहा है। मणिपुर सरकार ने एक नियम बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिल ट्राइब है, हिल ट्राइब के लिए जो कमिटी है जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लॉज, उस कमिटी में थोड़े से वैली वाले लोग भी होने चाहिए, मीतीज एमएलएस भी होने चाहिए। सो मणिपुर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंडक्ट 9 मेंबर्स फ्रॉम द वैली रीजन यानी कि मीतीज इन द हिल एरिया कमिटी एंड विच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म। अब यहाँ पे फिर से दोनों आर्गुमेंट चला रहा है। मणिपुर की सरकार कह रही है कि अगर वैली के लोग भी हिल कमिटी का हिस्सा होंगे तो देश में इंटीग्रेशन बढ़ेगा। अगर नागाज को हम लोग पूरी तरह से स्पेशल पावर देंगे तो ये आज ऑटोनोमस स्टेट मांगेंगे, परसों ऑटोनोमस कंट्री मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए वैलीज के लोगों को भी हिल डिस्ट्रिक्ट में रखना चाहिए। जबकि काउंटर आर्गुमेंट भी सही है जिस कारण से प्रोटेस्ट हो रहा है कि नागाज के इंटरेस्ट को बहुत हद तक इस आर्टिकल 371C से बचाया जा रहा था, हिल कमिटी से बचाया जा रहा था। अगर आप उसको भी डाइल्यूट करेंगे तो नागाज और प्रोटेस्ट कर देंगे और नागाज फिर रेबेलियन हो जाएंगे और फिर वो देश के इंटीग्रेशन के लिए खतरा हो जाएगा। तो मतलब असिमेट्रिक फेडरलिज्म को लेकर के दोनों तरफ से आर्गुमेंट है कि ये देश के इंटीग्रेशन के लिए फायदा है, नुकसान है, और वो कोई उसके लिए कंक्लूसिव आर्गुमेंट नहीं हो सकता है कि हाँ ये सच में फायदा है या नुकसान है। आर्टिकल 370 का जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे ही। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, जो भी आइडियाज हमने यहाँ डिस्कस किए उसके बेसिस पे आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसको 200 वर्ड्स में आप आंसर कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट इमरजेंसी इकोनॉमी इन इकोनॉमिक इमरजेंसी इन श्रीलंका। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मेनली, लेकिन हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जब से ये एपीएससी प्रीलिम्स हुआ है तब से आप सबको भी पता चल गया होगा कि उन्होंने काफी डाइवर्स सवाल पूछे हैं, अलग अलग एरिया से सवाल पूछे हैं। पेपर भले ही सरल था लेकिन काफी डाइवर्स था, अलग। तो अब मैं अपना करंट अफेयर्स भी थोड़ा और डाइवर्स करूंगा। वैसे तो मेरे करंट अफेयर्स से बहुत सारे सवाल आ गए बट मैं और डाइवर्स करूंगा। इस कारण से छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं अब कवर करूंगा। तो छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्सा इज डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक इमरजेंसी इन श्रीलंका। उसके पीछे कारण है हाई इन्फ्लेशन। श्रीलंका में हाल फिलहाल में फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया है। स्टीप फॉल इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, तो कंट्री की करेंसी जो है काफी ज्यादा डिवैल्यूएट हो गई है। इस कारण से उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी अप्लाई कर दिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट बैटल ऑफ सारागढ़ी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी को समझने से पहले सारागढ़ी फोर्ट के बारे में समझते हो। देखिए 3 फोर्ट थे यहाँ पे, ये 3 फोर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP प्रोविंस ऑफ पंजाब, जो उस टाइम में, आज के टाइम में पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब आज के टाइम में ये पाकिस्तान का हिस्सा है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में 3 फोर्ट थे। ये फोर्ट्स बनाए थे महाराजा रंजीत सिंह ने, बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको एक्वायर कर लिया और इनके नाम बदल दिए। तो फोर्ट लॉकहर्ट, फोर्ट गुलिस्तान, ये महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको एक्वायर करने के बाद इसका नाम बदल दिया। ये जो 2 मेन फोर्ट हैं, फोर्ट लॉकहर्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान, इसके बीच में एक छोटा सा एरिया था फोर्ट सारागढ़ी। फोर्ट सारागढ़ी वाज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो फोर्ट लॉकहार्ट में ज्यादातर ब्रिटिश
सोल्जर्स होते थे। फोर्ट गुलिस्तान में ज़्यादातर ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे और इनको कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटा सा कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ था यहाँ फोर्ट सारागढ़ी में, जिसको बहुत कम ब्रिटिश सोल्जर्स गार्ड किया करते थे। अब हुआ क्या, 12 सितंबर 1897 को ये जो सारागढ़ी फोर्ट है, जो कम्युनिकेशन टावर है दोनों तरफ से ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में, ये सारागढ़ी पे बस 21 ब्रिटिश सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे। ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियन ही थे। 21 सिख ब्रिटिश सोल्जर्स वर गार्डिंग दिस सारागढ़ी। और इस टाइम में जब ये मात्र 21 सोल्जर सारागढ़ी को गार्ड कर रहे थे, उस टाइम में अफगानिस्तान के ट्राइबल्स, ओराकाजी ट्राइबल्स, ओराकाजाई ट्राइबल्स और अफरीदी ट्राइबल्स ने अटैक कर दिया। उन्हें काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से सारागढ़ी पे अटैक किया। उन्होंने सोचा कि सारागढ़ी को जब एक्वायर कर लेंगे तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलेगा, यहाँ जो ब्रिटिश सोल्जर्स लॉकहार्ट फोर्ट में है, गुलिस्तान फोर्ट में, इसको पता ही नहीं चलेगा। और एक बार जब इसको एक्वायर कर लेंगे तो फिर हम लोग गुलिस्तान पे अटैक करेंगे, और गुलिस्तान पे अटैक करेंगे तो चूंकि सारागढ़ी कम्युनिकेशन टावर को कैप्चर कर लिया होगा ऑलरेडी अफगानिस्तानी ट्राइबल्स ने, तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा लॉकहार्ट में। तो फिर लॉकहार्ट के फोर्सेस गुलिस्तान नहीं आ पाएंगे, तो फिर गुलिस्तान कैप्चर हो जाएगा, फिर लॉकहार्ट पे अटैक करेंगे, लॉकहार्ट को भी कैप्चर कर लेंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से अफगानिस्तान के ये दो ट्राइबल ग्रुप्स, अफरीदियन और काजाई ट्राइबल ग्रुप्स ने अटैक किया सारागढ़ी फोर्ट पे। ब्रिटिश सोल्जर्स, जो सिख ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो गार्ड कर रहे थे। मात्र 21 ब्रिटिश सोल्जर्स ने गार्ड किया और 8000 अफगानी ट्राइबल्स थे और लगभग 7 घंटों तक लड़ाई चलती रही। और ये जो सिख सोल्जर्स थे, इन्होंने 7 घंटे तक सारागढ़ी फोर्ट को अपने हवाले में रखा, तब तक जब तक लॉकहार्ट से और गुलिस्तान से ब्रिटिश फोर्सेस आ नहीं गई। तो ये अपने आप में काफी इंस्पिरेशनल बात है कि मात्र 21 सिख सोल्जर्स 8000 अफगानी ट्राइबल से लड़ते रहे 7 घंटे तक और फोर्ट को संभाल के रखा। और इस कारण से इस पे कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखी गई, बुक्स लिखी गई, फिल्में बनी। आपको पता है कि जो अक्षय कुमार की केसरी फिल्म थी, ये इसी बैटल ऑफ सारागढ़ी पे है। ये बैटल ऑफ सारागढ़ी इसलिए न्यूज में है क्योंकि द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि 12 सितंबर मार्क्स 124th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ सारागढ़ी। 1897 में हुआ था ये वॉर, ये लड़ाई 12 सितंबर 1897 को, तो इस कारण से परसों ये 124th एनिवर्सरी थी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट NDAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द एजुकेशन सेगमेंट। तो देखिए, NDAR का फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नाम से जैसा आपको पता चल रहा है कि एजुकेशन फील्ड में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार, NDEAR। तो डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सेक्टर। इससे कैसा होगा कि जो टीचिंग सिस्टम है, लर्निंग एक्टिविटीज, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाएंगे क्लासेस में, इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूल्स कॉलेज में अंडर NDAR प्रोग्राम। ये जो NDAR प्रोग्राम है, इट वाज अनाउंस्ड बाय आवर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन बजट 2021-22। और उसके बाद अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले इसको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान आई होप आपको पता होगा, मैं भी कई दफा करा चुका हूं। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन यानी कि स्कूल एजुकेशन प्लस टीचर्स ट्रेनिंग के लिए समग्र शिक्षा अभियान है। और समग्र शिक्षा अभियान को अब NDAR के अंतर्गत लाया जाएगा, मतलब कि स्कूल टीचिंग को और डिजिटलाइज किया जाएगा अंडर दिस NDAR प्रोग्राम। एंड दिस इज इन लाइन विद न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी सवाल आ गया था कि इसके पहले कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट आयुष कॉलेज इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, एब्रिविएटेड एज आयुष। आयुष इज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जो हमारे देश में कई टाइम से, एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस की जा रही है। एलोपैथी तो काफी बाद में आया है। तो आयुष इज दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बीइंग प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट टाइम्स। आयुष सिस्टम को, आयुष जो मेडिकल सिस्टम है, इसको इंकरेज कर रही है सरकार, इसलिए उन्होंने नेशनल आयुष मिशन लाया। अब आयुष मिनिस्ट्री बनाई उन्होंने, ताकि हमारे देश में अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, वो डेवलप हो। आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, आई होप आपको पता ही होगा, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। अब आयुष
स्कीम को लेकर के एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया सरकार ने। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट विल इन्वेस्ट 70 करोड़ in entire India in order to ensure more आयुष कॉलेजेस। तो पूरे इंडिया भर में 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ज़्यादा आयुष कॉलेजेस खोले जाएंगे, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के लिए और कॉलेजेस खोले जाएंगे। आसाम को लेकर के हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। पहला अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि जो जालुकबारी में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है उसको अपग्रेड किया जाएगा एंड इट विल बी मेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और इसके लिए टोटल 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट, पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा एफिलिएटेड विद सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जैसे सीबीएसई से एफिलिएटेड कोर्सेज होते हैं, वैसे सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड ये कोर्स पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स लाया जाएगा। और ये जो कोर्स होगा वो गुवाहाटी में अवेलेबल होगा। इसमें टोटल 10 सीट्स होंगे, जो 10+2 स्टूडेंट्स जिसको ये कोर्स को परस्यू कर पाएंगे, और इससे हमारे स्टेट के अंदर पंचकर्म थेरेपी एक्सपर्ट्स और लाए जा सकेंगे। तो दीज आर द 2 announcements regarding Ayush that has been made by Ayush Minister Sarbanand Sonowal ji. The next article is again taken from Assam segment. It is about revamping of inland water transport in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam disaster management point of view. तो देखिए, हाल फिलहाल में तो आपको पता ही है काफी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है निमाटी घाट में इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, जहां पे 2 बोट्स हेड ऑन कॉलिजन में आ गए और जिस कारण से एक बोट सिंक हो गया, जिसमें कई सारे लोग डूब भी गए। तो इसके बाद असम सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू रिवाइटलाइज रिवैम्प इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन असम। सबसे पहला स्टेप है कि 770 करोड़ रुपए का, ₹770 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा दैट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक इन ऑर्डर टू अपग्रेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन असम। उसके अलावा 2 नई कंपनियां बनाई जा रही हैं, आसाम पोर्ट कंपनी एंड आसाम शिपिंग कंपनी। इन दोनों कंपनियों का काम होगा कि जो पैसेंजर वेसल्स हैं उनको रिपेयर करना, मेंटेन करना, पोर्ट्स को रिपेयर करना, मेंटेन करना। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं मेनली इसलिए होते हैं कि जो वेसल्स होते हैं हमारे वो आउटडेटेड हो जाते हैं, प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती, इसलिए बहुत जल्दी डूब जाते हैं। तो अब 2 कंपनियां बनाई जा रही हैं, आसाम पोर्ट कंपनी, आसाम शिपिंग कंपनी। इनका काम होगा कि टाइम टू टाइम पोर्ट्स को रिपेयर करें, शिप्स को रिपेयर करते रहें, वेसल्स को, पैसेंजर वेसल्स को खासकर रिपेयर करते रहें। उसके अलावा एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो टाइम टू टाइम सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस रिलीज करेगी, गाइडलाइंस रिलीज करेगी। उसके अलावा एक मॉडर्न जेट्टी बनाया जा रहा है, जेट्टी मतलब एक समझिए तो पोर्ट बनाया जा रहा है, पोर्ट। A modern jetty with German design will be developed at a cost of ₹115 crore in Guwahati opposite to MMCH। तो ये जो पोर्ट होगा ये इसका जर्मन डिजाइन है। इस पोर्ट की खासियत ये है कि इट विल बी फ्लोटिंग जेट्टी या फ्लोटिंग पोर्ट, मतलब ये पानी में तैरेगा। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो मानसून के टाइम में बहुत ज्यादा ब्रह्मपुत्र का लेवल चढ़ भी जाता है ऊपर, उस केस में भी ये डूबेगा नहीं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस जर्मन डिजाइन। तो ये कुछ अब मॉडर्न पोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स को, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ वन धन योजना इज टू एंश्योर ट्राइबल लाइवलीहुड, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। एंड मित्रा स्कीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट वाज नॉट अनाउंस्ड इन बजट 2020-21, it was announced in budget 2021-22, so the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.